हेलो एवरीवन। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो आज है 12 नवंबर 2025 वेडनेसडे। वर्ष के दिनों की बात करें तो 316 दिन अब तक हो चुके हैं और मात्र इस 2025 के 49 दिन बाकी हैं। तो आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी लाल किला के ऊपर आतंकवाद का अनंत युद्ध के बारे में रहेगी, दूसरी भूटान जल विद्युत परियोजना के बारे में, और तीसरी जो रहेगी वो इसरो का गगनयान पैराशूट परीक्षण किया गया है उसके बारे में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जो सा क्वेश्चन आपको कल दिया गया था। ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती सड़कों, नदियों या नहरों के दोनों ओर विकसित होती हैं? तो इसका आंसर है रेखीय, यानी कि रेखीय बस्तियाँ ऐसी होती हैं जो परिवहन मार्गों के साथ विकसित होती हैं, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कार विस्फोट की जांच में डॉक्टरों और फरीदाबाद पुलवामा आतंकी संबंध का पता चला है। खबर क्या है देखते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड दो न्यूज़ हो रही हैं। एक है विस्फोट का संदिग्ध भंडाफोड़ किया गया आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, और लाल किला विस्फोट हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध कभी ख़त्म नहीं होगा। देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में क्या है ये। दिल्ली के रेड फोर्ट के निकट, यानी कि जो लाल किला है उसके निकट कार ब्लास्ट में पुलवामा टेरर मॉड्यूल से जुड़ी फरीदाबाद से लिंक हुई ये न्यूज़ है। 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित समाचारों के अनुसार दिल्ली के ऐतिहासिक रेड फोर्ट के निकट 10 नवंबर 2025 को एक कार ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कि 120 किलोग्राम विस्फोट सामग्री अमोनिया नाइट्रेट आधारित का उपयोग किया गया था। इसके अंतर्गत ये विस्फोट जो है एक संभावित बड़े आतंकी हमले का हिस्सा था, जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को निशाना बनाने का प्रयास था। जांच एजेंसियों ने इसे फरीदाबाद पुलवामा टेरर लिंक के रूप में वर्गीकृत किया है, जो 2019 के पुलवामा हमले के मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई है और घायल हुए जो लोग हैं और कई सारे जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, लेकिन बड़े नुकसान को टाल दिया गया है। यह घटना आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी, आतंकवाद की बदलती प्रकृति, रेडिकलाइजेशन यानी कि व्यापककरण और बहुस्तरीय खुफिया तंत्र की चुनौतियों को उजागर करती है। अगर हम देखें घटना के कालक्रम और तकनीकी विवरण के बारे में, तो ब्लास्ट का जो स्वरूप है वो विस्फोटक कार संभवतः i20 मॉडल में छिपाया गया, जिसमें कि अमोनियम नाइट्रेट एक कृषि उर्वरक जो IEDS में प्रयुक्त होता है, उसके साथ 20 रिमोट नियंत्रण डिवाइस थे। इसमें ब्लास्ट ने क्रिएटर ने नहीं बनाया, लेकिन वाहन को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। जांचकर्ताओं ने इसे कम तीव्रता लेकिन उच्च क्षमता वाले हमले के रूप में वर्णित किया, जो शहरी क्षेत्रों में घातक साबित हो सकता था। स्थान और प्रभाव की बात करें तो रेड फोर्ट के निकट दिल्ली के हृदय में ये है, यानी कि जो घटना हुई है, और ये पर्यटन स्थल होने से नागरिक हानि अधिक हो सकती है। विस्फोट से पहले कार को फरीदाबाद से दिल्ली लाया गया था। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग 1955 ओक्लाहोमा सिटी बमिंग और 2020 बेरूत विस्फोट से प्रेरित लगता है, और भारत में यह UAP यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ पर प्रिवेंटेशन एक्ट के तहत विनियमित है, लेकिन काला बाजार उपलब्धता एक चुनौती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सॉफ्ट टारगेट्स यानी कि पर्यटन स्थलों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। जांच और फोकस यानी कि डॉक्टरों का नेटवर्क और रेडिकलाइजेशन की बात करें तो इसमें मुख्य जो संदिग्ध है उसके अंतर्गत डॉक्टर उमर नबी व्हील पर मैन ड्राइवर थे, जो फरीदाबाद के फला अस्पताल में कार्यरत हैं। उन्होंने वाइट कॉलर ग्रुप शिक्षित पेशेवरों को मोटिवेट किया। उमर का परिवार पुलवामा के कोल गांव से है। उनके पिता DNA सैंपल के लिए पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे हैं डॉक्टर आदिल कबूल रदर पुलवामा से फरीदाबाद स्थानांतरित हुए और अल फलाह गांव में कार्यरत हैं, और राइफल जब्त की। डॉक्टर शाहीन गानी महिलाएं डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी कार का उपयोग IED ले जाने के लिए किया और फरीदाबाद अस्पतालों में कार्यरत हैं। फरीदाबाद अस्पताल में ये कार्यरत हैं। अन्य डॉक्टर मुजम्मिल अहमद अल फलाह में कार्यरत हैं और आमिर राशिद उमर के भाई का सहयोगी हैं, जो बशहर मसूद दिल्ली से हैं, और कुल 4 डॉक्टरों 2 से 3 सहयोगियों को इनमें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियों की बात करें तो दिल्ली NCR और पुलवामा में छापेमारी से 358 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया, और संदिग्धों को 3 दिनों में घर लौटाने का वादा किया गया था, लेकिन ट्रैकिंग से पकड़े गए। लिंकेज की बात करें, मॉड्यूल 2019 पुलवामा हमले, जिसमें कि 40 CRPF जवान शहीद हुए, से जुड़ा है। फरीदाबाद को स्लीपर सेल हब के रूप में इस्तेमाल किया गया। संदिग्धों ने लखनऊ और अन्य स्थानों से संपर्क रखा।
यह हाई प्रोफाइल रेडिकलाइजेशन का उदाहरण है जहां डॉक्टर जिससे पेशेवर शिक्षित और मध्यम वर्ग कट्टरपंथी बनते हैं, और एनआईए और दिल्ली पुलिस की बहुराज्यीय कार्रवाई एनएफएसपीए, आर्मेड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और यूएपीए के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाती है। यह लॉन वुल्फ से नेटवर्क्ड मॉड्यूल की ओर बदलाव दिखाता है। इसके अलावा बड़े हमले और विफल करने के महत्व के बारे में बात करें तो अधिकारियों के अनुसार यह बिगर अटैक रेड फोर्ट को निशाना था, जो दिल्ली मेट्रो या पर्यटन क्षेत्र को लक्षित कर सकता था। छापेमारी से 60 से 70 किलोग्राम अतिरिक्त अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है। खुफिया इनपुट की बात करें तो कश्मीरी पुलिस अधिकारी ने अलर्ट जारी किया और संदिग्धों के किराए के कमरे से सबूत मिले हैं। इसके अलावा व्यापक संदर्भ और आतंकवाद के खिलाफ अनंत युद्ध के बारे में बात करें तो ओपिनियन पीस सैयद अता हसनैन द्वारा, लेखक हैं इसके पूर्व आर्मी जनरल, तर्क देते हैं कि रेड फोर्ट ब्लास्ट आतंकवाद के अनंत युद्ध की याद दिलाता है। भारत ने जम्मू एंड कश्मीर में सक्रियता जो है वो कम की है, लेकिन फुटप्रिंट अभी बाकी है। पुलवामा फरीदाबाद लिंक पाकिस्तान प्रायोजित आईएसआई नेटवर्क को दर्शाता है। उसके अलावा मुख्य बिंदुओं की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक आयाम में आतंकवाद ईंधन निर्यात पर निर्भरता पाकिस्तान को कमज़ोर करता है, लेकिन भारत के आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक ज़रूरी है। इसके अलावा राजनीतिक चुनौतियों की बात करें तो पीएम मोदी और अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह ने सख्त रुख अपनाया है, लेकिन सेंसेशनलिज्म से बचना चाहिए। मुस्लिम समुदाय को अलगाव से जोड़ना इसके अंतर्गत है। इसके अलावा सुरक्षा सुझाव की बात करें तो तकनीकी उपकरण, एआई आधारित मैपिंग, एनालिटिक्स, थ्रेट मैपिंग और नागरिक भागीदारी इसमें आती है, और सॉफ्ट यानी कि सांस्कृतिक और हार्ड सैन्य पावर को संतुलन बनाना इसमें ज़रूरी है। इसके अलावा निहितार्थ और सिफारिशों की बात करें तो चुनौतियों में पेशेवरों का रेडिकलाइजेशन, मेडिकल या फिर जो इंजीनियरिंग कॉलेजों से में निगरानी रखना, ये एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट का काला बाजार, जो कि रासायनिक नियंत्रण कानून मजबूत करता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर से मेनस्ट्रीम एकीकरण, जो कि आईएफएसपीए हटाने के बाद स्लीपर सेल्स इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सकारात्मक की बात करें तो सकारात्मक में एनआईए और डीएनए फॉरेंसिक जांच और बहु एजेंसी समन्वय और एडब्ल्यू और आईबी इसके अंतर्गत सकारात्मक है, यानी कि ये काम कर रही हैं। इसके अलावा निष्कर्ष को देखें तो ये घटना दर्शाती है कि आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ बल्कि परिवर्तित हो रहा है। सतर्कता ज़रूरी है। तकनीकी और सामाजिक एकीकरण से इसे हराया जा सकता है, जैसा कि लेखक कहते हैं। कॉम्प्लेंसी की पहल चेकमेट है। अब हम देखते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है 2030 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंतर्गत ये निम्नलिखित में से कौन सा आतंकवादी समूह पाकिस्तान से संचालित है, तो है जैश-ए-मोहम्मद यानी JEM। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया था वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लश्कर-ए-तैयबा यानी कि LET के बारे में सही है। तो ये LET के बारे में जो सही ऑप्शन है वो है डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये पाकिस्तान में स्थित एक सैन्य संगठन है, यह कश्मीर में सक्रिय और एक जिहादी समूह भी है, और यह अफगानिस्तान में तालिबान का सहयोगी है। यह प्रश्न जो पुलवामा हमले के संदर्भ में था, यानी कि जो लश्कर-ए-तैयबा का जो ये क्वेश्चन है वो पुलवामा हमले के संदर्भ में था, और इसमें तीनों कथन सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। अब 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सर्जिकल स्ट्राइक का संदर्भ किससे है, तो इसका आंसर है ए। 2016 में उरी हमले के बाद भारत की कार्रवाई जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक के संदर्भ में आती है। इसके अलावा अगर हम देखें अगले क्वेश्चन को, तो भूटान में प्रधानमंत्री ने जलविद्युत परियोजना का अनावरण किया है। संबंधों का ऊर्जा स्तंभ यहाँ पर दिखाई देता है। खबर देखें तो भारत भूटान संबंध हाइडल प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है। परिचय की बात करें तो 12 नवंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में एक महत्वपूर्ण हाइडल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो भारत भूटान मैत्री के ऊर्जा संबंध के रूप में उभरा है। यह घटना न केवल दोनों देशों के बीच सीमाओं से परे सांस्कृतिक जुड़ाव को रेखांकित करती है, बल्कि दक्षिण एशिया में ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक आयामों को भी उजागर करती है। इसके अलावा घटना के संक्षिप्त विवरण को देखें तो प्रोजेक्ट का जो स्वरूप है, प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के पूर्वी भाग में पुनियतसंग सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 110 मेगावाट क्षमता का उद्घाटन किया है, और ये प्रोजेक्ट भारत भूटान संयुक्त उद्यम है, जो दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग का प्रतीक है।
समयबद्धता की बात करें तो यह उद्घाटन भूटान के पूर्व राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक ने के जन्मदिन समारोह के दौरान हुआ, जहां मोदी ने उनके साथ जन्मदिन मनाया। साथ ही भूटान के वर्तमान राजा सिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इसके संदर्भ में यह यात्रा 2014 में मोदी की पहली भूटान यात्रा की याद दिलाती है, जो भारत भूटान मित्रता को मजबूत करने वाली थी। वर्तमान यात्रा में मोदी ने पूर्व राजा को दिल्ली विस्फोट, जिसमें कि 13 भारतीय जीवन प्रभावित हुए, उनके शोक के लिए आमंत्रित किया, जो सांस्कृतिक और भावनात्मक बंधन को दर्शाता है। अन्य आयाम की बात करें तो भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग तोब्गाय के साथ बैठक में दोनों पक्षों ने 2000 मेगावाट हाइड्रो पावर संरचना पर समझौता किया। प्रोजेक्ट वित्तीय, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों के बावजूद पूरा हुआ। भारत भूटान द्विपक्षीय संबंध, जिसमें कि ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ को देखें तो भारत भूटान संबंध में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो 1949 का भारत भूटान मैत्री संधि 2007 में संशोधित हुआ, जो दोनों देशों को विशेष ऊर्जा प्रदान करता है। भूटान भारत की जो गोल्डन जूता नीति का हिस्सा है, जहाँ भारत भूटान की 5 वर्षीय योजनाओं में सहायता प्रदान करता है, और वर्तमान में 13वीं योजना में 5000 करोड़ रुपए का अनुदान भी किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा सहयोग को देखें तो भूटान के 70% जो बिजली है वो भारत को निर्यात होती है, यानी कि भूटान से 70% बिजली भारत आती है। और प्रमुख प्रोजेक्ट्स चूखा 336 मेगावाट, ताला 1020 मेगावाट, ताला जो 1020 मेगावाट, मणि 60 मेगावाट इसके अंतर्गत है। और पुनातसंगचू सेकंड प्रोजेक्ट इनकी कड़ी है, जो भूटान की जीडीपी का 25% योगदान देता है। सांस्कृतिक जुड़ाव को देखें तो समाचार का शीर्षक कनेक्टेड नॉट जस्ट बाय बॉर्डर्स बट आल्सो कल्चर सटीक है। दोनों देश बौद्ध धर्म, हिमालयी संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं। मोदी की यात्रा पूर्व राजा के जन्मदिन के पर आधारित है, जो गुड नेबरहुड की भावना को मजबूत करती है। इसके अलावा चीन कारक को देखें तो भूटान की उत्तरी सीमा पर चीन का दावा, डोकलाम विवाद 2017 के संदर्भ में यह प्रोजेक्ट भारत की रणनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करता है। इसमें आर्थिक और विकासात्मक महत्व, यानी कि अर्थव्यवस्था से अगर हम इसको जोड़ें तो भूटान के लिए प्रोजेक्ट से 4000 करोड़ रुपए राजस्व और 5000 से भी ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा। और यह भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यानी कि GNH मॉडल को ऊर्जा सुरक्षा से जोड़ता है। भारत ने 10,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ किया, जो विकास साझेदारी का उदाहरण है। भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा आयात भूटान से 500 मेगावाट का लक्ष्य है, और पूर्वोत्तर राज्यों में असम और अरुणाचल में की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी हैं। यह मेक इन इंडिया और सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा रणनीतिक और क्षेत्रीय निहितार्थ को देखें तो क्षेत्रीय एकीकरण में प्रोजेक्ट BBIN कॉरिडोर और बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग को मजबूत करता है, और यह नेपाल, भूटान, भारत त्रिपक्षीय संवाद 2023 की निरंतरता है। चुनौतियों को देखें तो चीन की BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से प्रतिस्पर्धा करता है, और भूटान की तटस्थता बनाए रखना ये भी एक चुनौती है। अब हम देखते हैं इस खबर के निष्कर्ष के बारे में, जो है ये प्रोजेक्ट भारत भूटान संबंधों को ऊर्जा कूटनीति का नया अध्याय प्रदान करता है, जो न केवल आर्थिक मजबूती लाता है बल्कि जलवायु न्याय और सांस्कृतिक सद्भाव को भी प्रोत्साहित करता है। ये जो समाचार है वो साबित करता है कि सच्ची मित्रता बॉर्डर्स से आगे कल्चर्स में बसती है। अब हम देखते हैं इससे जुड़े जो क्वेश्चन है वो है भूटान की अर्थव्यवस्था में जल विद्युत निर्यात का योगदान कितना है, तो वो है 35%। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से सुमेलित है, तो वह है भारत भूटान जल विद्युत सहयोग इसमें हुआ है, यानी कि भारत ने ये जो है भारत नेपाल के साथ रेल कनेक्टिविटी नहीं हुई, ना ही इसके साथ जल बंटवारा हुआ, बल्कि जल विद्युत सहयोग जो हुआ है वो भारत भूटान के साथ हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब हम देखते हैं अगली अपनी न्यूज़ के बारे में, जो है इसरो से रिलेटेड। इसरो ने गगनयान की तैयारी में एक और महत्वपूर्ण परीक्षण पूरा किया है। क्या परीक्षण है, चलिए देखते हैं। इसरो की गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण पैराशूट परीक्षण किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने हाल ही में गगनयान मानव
अंतरिक्ष मिशन के लिए एक और महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, और यह परीक्षण 11 नवंबर 2025 को नई दिल्ली से रिपोर्ट किया गया, जो गगनयान को चरणबद्ध विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है। यह भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष क्षमताओं, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs और को दर्शाता है, और गगनयान मिशन जो 2027 तक भारत को तीसरा मानव अंतरिक्ष उड़ान करने वाला देश बनाने का लक्ष्य रखता है। इस परीक्षण के माध्यम से अपनी विश्वसनीयता को मजबूत कर रहा है भारत, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 को हुई थी। इसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, और इससे अगले संस्थापक के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है, जिन्हें इसरो का पहला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। यानी कि अगर हम देखें तो इसरो का जो संगठन स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई। ठीक है, इससे पहले 1962 में इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई थी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसरो ने इनकोस्पार की जगह ली है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विस्तारित भूमिका निभाई है। यानी कि इसरो से पहले ये इनकोस्पार हुआ करता था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी। अब ये जो इसरो है यानी कि फिर उसके बाद आया है इसरो, यानी कि अब जिस तरह से पहले इनकोस्पार काम किया करता था, अब इसरो इस तरह काम करता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विस्तारित भूमिका निभाता है। और यह जानकारी इसरो की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है। अब हम देखते हैं परीक्षण का वितरण क्या हुआ है और कैसे हुआ है। यानी कि जो खबर है इसमें किस तरह का जो वितरण हुआ है और किस प्रकार ये वितरण किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। पहले परीक्षण के उद्देश्य को समझे तो इसरो ने गत सप्ताह 3 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में एक डमी क्रू मॉड्यूल को पैराशूट सिस्टम के साथ गिराया। इसका मुख्य उद्देश्य ये जांचना था कि यदि मुख्य पैराशूटों में से एक खुलने में देरी हो जाए तो क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता बनी रहती है या नहीं। यह एस्टिमेट्रिक परिदृश्य का परीक्षण था, जहां पैराशूट सिस्टम में संतुलन हो सकता है। इसके अलावा तकनीकी प्रक्रिया को देखें तो एक IL-76 विमान ने 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से डमी मॉड्यूल को गिराया और परीक्षण में अपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट पैराशूट का उपयोग किया गया था, जो संपीड़ित हवा यानी कि कंप्रेस्ड एयर से टर्ब्यूलेंस को दूर करके अपेक्स कवर को हटाते हैं। यह कवर जो है वो पुनः प्रवेश यानी कि री एंट्री के दौरान वाहन की रक्षा करता है। इसके बाद जो ड्रॉग पैराशूट होता है वो तैनात किए गए, जो वेग को स्थिर करने में मदद करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पायलट मोटर्स होती हैं उसमें 3.4 मीटर के पायलट शूट्स निकाले गए, जो स्वतंत्र रूप से मुख्य पैराशूट को निकालते हैं। फिर उसके बाद सबसे अंत में क्या हुआ कि 25 अक्टूबर के मुख्य पैराशूट तैनात हुए, जो वेग को सुरक्षित स्तर तक कम करते हैं, जिससे जल प्लेस डाउन सुरक्षित हो जाता है। इसका परिणाम क्या हुआ, परीक्षण में 2 मुख्य पैराशूट तैनात हुए, जिनमें उनमें से एक पूरी तरह ना खुला, फिर भी सिस्टम ने संरचनात्मक अखंडता बनाए रखी। और ये परीक्षण अगस्त 2025 में किए गए सामान्य पैराशूट सिस्टम परीक्षण का विस्तार था, और रिकवरी टीम ने मॉड्यूल को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। यह परीक्षण इसरो की एकीकृत एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उपयोग दर्शाता है, जो बबीना रेंज पर आधारित है। यह परीक्षण प्रौद्योगिकी फेल सेफ डिज़ाइन को उजागर करता है, जो अंतरिक्ष मिशनों में जोखिम प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा गगनयान मिशन का संदर्भ भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान यात्रा को देखें तो गगनयान क्या होता है। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जो पृथ्वी की निम्न कक्षा में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों के लिए भेजेगा। इसके में यह मिशन जो है वो 2027 के अंत तक निर्धारित है। हालांकि वर्तमान में अनमैन्ड मिशनों के माध्यम से तैयारी चल रही है। मिशन का बजट लगभग 10,000 करोड़ रुपए है और यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। पैराशूट सिस्टम का महत्व है। पुनः प्रवेश चरण में क्रू मॉड्यूल 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की ओर लौटता है और पैराशूट सिस्टम वेग को 5 से 7 मीटर पर सेकंड तक कम करता है, जो समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करता है। 4 प्रकार के पैराशूट एपेक्स कवर, ड्रॉग,
पायलट और मुख्य, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसका उपयोग किया जाता है जो इसरो के द्वारा विकसित किए गए हैं। यह परीक्षण रीफिंग तकनीक का उपयोग करता है जो अचानक वेग वृद्धि को रोकता है। इसके अलावा प्रगति का अवलोकन करें तो पिछले परीक्षण में अगस्त 2022 में पहला अनमैन्ड गगनयान परीक्षण, 2023 में क्रू स्पेस सिस्टम टेस्ट और 2024-25 में विभिन्न सब सिस्टम टेस्ट किए गए थे। भविष्य को देखें तो 2026 में 2 अनमैन्ड मिशन, इसके बाद मानवयुक्त उड़ान की गई। अब इसकी चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियों में जीवन समर्थन प्रणाली, विकिरण संरक्षण और आपातकालीन निकासी ये जो है सारी चुनौतियां हैं। गगनयान को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल से जोड़कर देखा जाता है जो निजी क्षेत्र जैसे लार्स एंड ट्रूबो की भागीदारी को बढ़ावा देता है। अब हम देखते हैं इस खबर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़कर, यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है। यह भारत की उन्नत एरोडायनेमिक्स और सामग्री विज्ञान यानी कि मटेरियल साइंस क्षमताओं को दर्शाता है, जिसमें कि तुलनात्मक विश्लेषण में भारत अब रूस, सोयूज, अमेरिका, नासा और चीन के शेनझेऊ के साथ प्रतिस्पर्धा में है। और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद गगनयान भारत को स्पेस पावर बनाता है। इसके अलावा चुनौतियों नीतिगत निहितार्थ को देखें तो जोखिम में असफल पैराशूट तैनाती घातक हो सकती है, जैसे अमेरिका के अपोलो 1 हादसे की याद। नीति की बात करें तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत इसरो का फोकस मानव मिशनों पर है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे कि नासा के साथ हुआ था, ये आवश्यक है। पर्यावरणीय पहलू में लॉन्च वाहनों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम किया गया। निष्कर्ष अब हम देखते हैं इस खबर का और भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा के बारे में। यह परीक्षण न केवल गगनयान को मजबूत करता है बल्कि भारत को वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर स्थापित करता है। भविष्य में यह मिशन भारत को चंद्रमा और मंगल मिशनों की ओर ले जाएगा। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में सही है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि गगनयान मिशन के तहत 15,000 नौकरियां सृजित होंगी। इसके अलावा यह भारत निजी क्षेत्र में 60% उपकरण प्राप्त करेगा। इसके अलावा भारत चौथा देश बनेगा जो मानव को अंतरिक्ष भेजेगा। तो ये जो चारों ऑप्शन है वो मतलब तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गगनयान मिशन के बारे में नहीं है, सही नहीं है। तो यह भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है जो कम पृथ्वी कक्षा 300 से 400 किलोमीटर में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। तो ये गलत है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। मतलब ये जो आंसर है वो वैसे सही है, लेकिन इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें मिशन के लिए सोयूज जैसे रूसी वाहन का उपयोग किया जाएगा। इसमें जो है वो किसी भी देश का जो है वो यानी कि रूसी वाहन का उपयोग इसके अंतर्गत नहीं किया जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन की प्रक्रिया का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पहले कौन सी अपर्दन होता है, पहले छप होता है या फिर परत और नलिका, यानी कि इनमें से कौन सा जो वो होगा। यानी कि एक होता है छप अपर्दन, एक होता है परत अपर्दन, एक होता है नलिका अपर्दन और एक होता है अवनालिका अपर्दन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इनकी पहले कौन सा अपर्दन होता है वो इस कूट के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।